अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल AJTS नॉलेज में। आज हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्डन इरा ऑफ इस्लाम। अब गोल्डन इरा ऑफ इस्लाम के बारे में हमने पहले ही डिटेल से वीडियो बनाई है। उसका जो अगला टॉपिक है वो है जाबर बिन हया। जाबर बिन हया कौन थे? हमें आज की दुनिया में उसे जानने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर हम जाबर बिन हया की बात करें, ये जाबर बिन हया था कौन? क्या आपने कभी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में सुना है? जाबर बिन हया को मगरबी दुनिया में हम गैबर के नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही बड़ा मुस्लिम साइंसदान गुजरा है, फिलोसफर गुजरा है, अल्केमिस्ट, जो मिडवल टाइम में जो साइंटिस्ट थे या जो इनिशियल स्टेज में अभी केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही थी उसमें उनको अल्केमिस्ट कहा जाता था। ये 8th सेंचुरी में की बात की जा रही है। वो सिर्फ स्कॉलर ही नहीं था बल्कि उसने अगर बुनियाद रखी है वो एक्सपेरिमेंटल मतलब तजर्बा, साइंस में जो तजर्बे का कंसेप्ट जो है उसकी बुनियाद रखी है जाबर बिन हया ने। वो कहाँ रहता था इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे कि वो कहाँ रहता था। अगर हम जाबर बिन हया की बात करें, ये 721 मसीह में 721 सी में पैदा हुए ईरान के एक शहर तूस में। और बाद में ये इन्होंने अपनी खिदमत जो है वो अब्बासिद कैलिफेट के अंदर इंजाम दी और आगे काम करते करते इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इनकरेज किया, बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ावा दिया। जैसे रिसर्च पे इन्होंने काम किया, ट्रांसलेशन पे काम किया, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर काम किया। और उस वक्त क्या था, ये अब्बासिद हुकूमत जो थी इसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जाता था, रिसर्च, ट्रांसलेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन सब चीज़ों पे काम किया जाता था और जाबर उनका एक चमकता हुआ सितारा था। वो आगे बात करने जा रहे हैं कि ये जाबर ने क्या क्या काम किए हैं, किन किन चीज़ों में उसने अपना जो है वो योगदान दिया है। जैसे उसने हमें डिस्टिलेशन के बारे में बोला है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जो टेक्निक है उसमें इन्वेंशन की है, सब्लिमेशन की इन्वेंशन की है, फिल्ट्रेशन, ये सब चीज़ों की इन्वेंशन जो है वो जाबर बिन हया ने की है। और बहुत सारे केमिकल जैसे सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इन सब चीज़ों की बात की जाए तो ये भी डिस्कवर किए हैं जाबर बिन हया ने। अब डिस्टिलेशन की बात की जाती है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी लिक्विड, किसी भी दो से ज्यादा लिक्विड को अगर उनको हमने अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाता है लेकिन उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। अब सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये जो है सब्लिमेशन की अगर बात की जाए, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड कोई चीज तब्दील हो जाती है। और बहुत सारी चीजों के बारे में और भी उनने काम किया जो हम आज की रोजमर्रा लाइफ में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक अपरेटस भी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में जो है वो लिया था, उसका नाम था एलेम्बिक। और एलेम्बिक अभी तक भी लेबोरेटरियों में इस्तेमाल होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उसकी 300 से ज़्यादा किताबें जो है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात की जाती है, अल्केमी, मेडिसिन और फिलासफी के ऊपर उन्होंने बात की है अपनी इन किताबों में। अगर हम बात करते हैं ये अपने दौर में इन्होंने ये जुड़ गए थे होस ऑफ द विजडम जो बगदाद में था। अब ये एक बहुत ही बड़ा सेंटर था जहां पर साइंस और ट्रांसलेशन की बात की जाती थी। किसकी गाइडेंस के अंदर, किसकी रहनुमाई के अंदर? इमाम जाफर सादिक के गाइडेंस के अंदर जो है इन्होंने काम किया था और उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की थी साइंस में, साइड बाय साइड विद फिलॉसफी। तो ये सब काम करने के बाद उन्होंने ज्यादातर जो अपना वक्त गुजारा था
वो कूफा में गुजारा था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर काम जो किया था वो कूफा इराक में ही किया था, और वहीं पर उन्होंने अपना जो है गाइडेंस ली थी इमाम जाफर अल सादिक की। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस आज की दुनिया में वो हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है। अगर हम बुनियाद करें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करें, तो उसकी अगर बुनियाद किसी ने रखी है वो जाबिर बिन हया ने रखी है। एक्सपेरिमेंटेशंस की बात करें, वो भी जाबिर बिन हया ने हमारे पास इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके काम को जो है, उसकी ट्रांसलेशन, उसके काम को जो है वो ट्रांसलेट किया गया है लैटिन लैंग्वेज में, जो बाद में मिडवल यूरोप में डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया जब उनका वहां पर चल रहा था रेनेसेंस। रेनेसेंस होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है कि ऐसा दौर जिसमें एक सोसाइटी जो है, एक समाज जो है वो उजागर हो जाता है, वो नई नई रिसर्च के बारे में बात करने लगता है, साइंटिफिक रिसर्च, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, ज्योग्राफी की बात करने लगता है। तो इन सब चीज़ों पे यूरोप में, मिडवल यूरोप में बात हो रही थी। तो उस वक्त जो है जाफर अल सादक और ये जाबर बिन हया, इन सब लोगों की जो है इन सब लोगों की जो है किताबों को रिसर्च किया गया, और वहां से जो है वो लोग बहुत सारा फायदा उठाए, और बाद में जो है मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर बुनियाद है तो वो इन्हीं चीजों पर रखी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात की जाती है अल्केमी टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात की जाती है, इसने सदियां लगाई होती अगर जाबर बिन हया इसमें काम नहीं किए होते। तो अगर हम आगे बढ़ने की बात करें, उसने मतलब किन सब चीजों पे आज की मॉडर्न साइंस में कहाँ कहाँ उनका इम्पैक्ट हमें नजर आता है, अलग अलग चीजों में उनका इम्पैक्ट नजर आते हैं। तो इसको तो हम कह ही सकते हैं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न लेबोरेटरी साइंस। उसकी किताबें कुछ हैं, द बुक ऑफ द सीक्रेट एंड द बुक ऑफ द बैलेंस, जो उसने इंट्रोड्यूस की थी हमारे सामने, क्लासिफिकेशन के ऊपर थी, जिसमें डिटेल प्रोसीजर बताए गए हैं, केमिकल कुछ असूल बताए गए हैं, कीमियाई असूल बताए गए हैं, और उसने बहुत सारे आगे आने वाले केमिस्ट को अपनी इन किताबों से इंस्पायर किया, जिसमें रॉबर्ट बॉयल एक जानी मानी हस्ती है। और आगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की अगर बात की जाए तो इसमें जाबर बिन हया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जाबर बिन हया सिर्फ एक मैन ऑफ साइंस नहीं था, बल्कि एक मैन ऑफ विजन था। मतलब वो आगे जो है एक लंबी सोच वाला इंसान था, एक लंबी नजरिए वाला इंसान था। तो उसके माइंड में ये चीज आई, और उन्होंने उसके इन कामों ने हमें जो है हमारे दिमाग के रास्ते जो है वो खोल दिए, जनरेशन्स के रास्ते खोल दिए, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने उनसे फायदा लिया, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सब जो है इनके कामों से इंस्पायर हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।